दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। मैं आज से वाचन करने जा रहा हूँ एक नए उपन्यास टू स्टेट्स का। टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरी चेतन भगत द्वारा 2009 में लिखा गया एक उपन्यास है। यह भारत के दो अलग अलग राज्यों से जुड़े एक युगल प्रेम की कहानी है, जिनके माता पिता इस प्रेम विवाह के विरुद्ध हैं। यह एक काल्पनिक कथा है जो कि मुख्य रूप से लेखक और उसकी पत्नी अनुषा की वास्तविक कहानी से प्रेरित मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं टू स्टेट्स के प्रथम भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। वह IIMA मेस की लंच लाइन में मुझसे 2 कदम आगे खड़ी थी। मैंने आँख के कोने से उस पर नजर डाली। मैं सोच रहा था कि आखिर इस साउथ इंडियन लड़की के इतने चर्चे क्यों हैं। उसने जैसे ही किसी भूखे रिफ्यूजी की तरह अंगुलियों से स्टील की प्लेट पर थपकियां देनी शुरू की, कमर तक आने वाले उसके बाल लहराने लगे। मैंने गौर से देखा। उसकी गोरी सी गर्दन के पीछे वाले हिस्से में 3 काले धागे थे। देश के सबसे पढ़ाकू बी स्कूल में एक लड़की ऐसी भी थी जिसे सजने संवरने से कोई ऐतराज न था। अनन्या स्वामीनाथन, फ्रेशर बैच की बेस्ट गर्ल। सीनियर्स पहले ही डोर्म बोर्ड पर उसका नामकरण कर चुके थे। 200 स्टूडेंट की बैच में केवल 20 लड़कियां थीं। उनमें भी गुड लुकिंग लड़कियां इन्हीं गिनी ही थीं। आखिर IIM में लड़कियों का चयन उनके लुक्स के आधार पर तो होता नहीं। उनका चयन इसलिए होता है क्योंकि वे देश की 99.9% आबादी की तुलना में ज़्यादा तेज गति से मैथ की प्रॉब्लम सुलझा लेती हैं और CAT पास कर लेती है। IIM की अधिकांश लड़कियां मेकअप, फिटिंग, कपड़े, कॉन्टेक्ट लेंसेज, फेशियल हेयर रिमूवल, बॉडी ऑर्डर जैसी तुच्छ चीज़ों से परे होती है। ऐसे में यदि भूल से अनन्या जैसी कोई लड़की IIM में आ जाए तो वह पुरुष यौन हार्मोन से भरपूर और स्त्री यौन हार्मोन्स की किल्लत से जूझ रहे हमारे कैंपस के लिए फौरन ही सपनों की रानी बन जाती है। मैंने कल्पना की कि मिस स्वामीनाथन को पिछले 1 हफ्ते में लड़कों की जितनी अटेंशन मिली होगी उतनी उसे पूरे जीवन में नहीं मिली होगी। लिहाजा मैंने मान लिया कि वह पहले ही बहुत उखड़ी हुई होगी और ऐसे में उसे इग्नोर करना ही ठीक होगा। स्टूडेंट्स ऑटो पायलट पर इंच दर इंच आगे सरक रहे थे। उबे हुए किचन स्टाफ को इस बात की कतई फिक्र नहीं थी कि वे कैदियों को खाना परोस रहे हैं या आने वाले कल के CEOs को। वे एक के बाद एक करछियां भरकर तरल पदार्थ स्टूडेंट की प्लेट में उड़ेले जा रहे थे। जाहिर है मिस बेस्ट गर्ल को थोड़ी तवज्जो की जरूरत महसूस हो रही थी। वह खाना लेते समय बोली, यह रस्म नहीं है। यह और चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह रस्म तो कतई नहीं है। और वह क्या है? वह गाढ़ा पीला पदार्थ? सांभर, मेस वर्कर ने लगभग गुर्राते हुए कहा। ओह, कितना गंदा लग रहा है। तुमने यह कैसे बनाया है? उसने पूछा। तुम्हें सांभर चाहिए या नहीं? मेस वर्कर ने कहा। उसकी दिलचस्पी रेसिपी पर बहस करने से ज्यादा अपना काम खत्म करने में थी। मैडम सोचती रहीं। हमारे बीच खड़े 2 लड़कों ने काउंटर की ओर प्लेटें बढ़ा दी। बिना कोई रोक टोक टीका टिप्पणी किए खाना लिए और आगे बढ़ गए। अब मैं उसके ठीक पीछे था। मैंने कनखियों से उसे देखा। यकीनन वह औसत से बेहतर थी, या सच कहूं तो वह औसत से कहीं बेहतर थी। वास्तव में IIMA के स्टैंडर्ड से वह कहीं ऊपर थी। उसके फीचर परफेक्ट थे। आँखें, नाक, होठ, कान सभी सही आकार के थे और सभी सही जगह पर थे। आखिर किसी व्यक्ति को ये चीजें ही तो खूबसूरत बनाती हैं। उसके माथे पर सजी छोटी सी नीली बिंदी, उसकी आसमानी और सफेद सलवार कमीज से मेल खा रही थी। वह श्रीदेवी की स्मार्ट कजिन जैसी लग रही थी। मेस वर्कर ने वह पीला पदार्थ मेरी प्लेट में परोस दिया। एक्सक्यूज मी, मैं इनसे पहले हूँ। उसने मेस वर्कर को अपनी बड़ी बड़ी आत्मविश्वास से भरी आंखों से
बेधते हुए कहा। आप चाहती क्या हैं? मिस वर्कर ने भारी साउथ इंडियन लहजे से कहा। आप रस्म को रस्म मानने को तैयार नहीं हैं। आप मेरे सांभर को देखकर मुंह बना रही हैं। मैं सैकड़ों स्टूडेंट्स को खाना खिलाता हूँ, वे तो कभी कोई शिकायत नहीं करते, और इसलिए तुम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। शायद उन्हें शिकायत करनी चाहिए, उसने कहा। मेस वर्कर ने सांभर की देगची में कड़छी पटकी और हाथ फेंकते हुए बोला, आप चाहती हैं कि मेरी शिकायत की जाए? जाइए, मेस मैनेजर के पास जाइए और मेरी शिकायत कर दीजिए। क्या कहें, आजकल के स्टूडेंट को तो देखो। मेस वर्कर ने सहानुभूति की अपेक्षा के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने लगभग सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने मेरी तरफ देखा। क्या तुम यह खा सकते हो? वह जानना चाहती थी। कोशिश करो। मैंने चम्मच भर सांभर लिया, गर्म और नमकीन। वह यकीनन बहुत लजीज नहीं था, लेकिन यदि आपके पास कोई और विकल्प न हो तो आप उससे अपना काम चला सकते थे। मैं लंच के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकता था। आखिर मैं हॉस्टल में 4 साल जोड़ रहा था। बहरहाल मैंने उसके चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर गुलाबी रंगत आ गई थी और अब वह और खूबसूरत लग रही थी। मैंने 50 साल उम्र वाले मेस वर्कर से उसकी तुलना की। मेस वर्कर ने लुंगी पहन रखी थी और उसकी छाती पर सफ़ेद बाल देखे जा सकते थे। संशय की स्थिति में खूबसूरत लड़कियां हमेशा सही विकल्प होती हैं। वाकई बहुत खराब है, मैंने कहा। देखा, यही तो मैं कह रही थी, उसने बच्चों सरीखे उत्साह से कहा। मेस वर्कर ने मुझे घूर कर देखा। लेकिन मैं इससे अपना काम चला सकता हूँ, मैंने उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए आगे जोड़ दिया। मेस वर्कर धीमे से कुछ बुदबुदाया और प्लेट में ढेर सारा चावल उड़ेल दिया। आपको जो पसंद है वह ले लीजिए, मैंने उससे नजरें बचाते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों में पूरा कैंपस उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख चुका था। मैं उन सबसे अलग नजर आना चाहता था। मुझे रसगुल्ले दे दो, उसने मिठाई की ओर इशारा करते हुए कहा। मिठाई खाने के बाद मिलेगी, मेस वर्कर ने कहा। तुम क्या मेरी माँ हो? मेरा लंच हो गया, मुझे 2 रसगुल्ले चाहिए, उसने जोर देते हुए कहा। एक स्टूडेंट को एक ही रसगुल्ला मिलेगा, उसने उसकी प्लेट में रसगुल्ले वाली कटोरी रखते हुए कहा। ओह कामान, इस गंदे सांभर के लिए लिमिट नहीं है, लेकिन जो इकलौती चीज खाने लायक है उस पर पाबंदियां हैं, उसने कहा। कतार लंबी होती जा रही थी, लेकिन कतार में खड़े लड़कों को कोई ऐतराज न था। आखिर उन्हें बैच की सबसे खूबसूरत लड़की को निहारने का एक जायज मौका मिल जो गया था। मेरा रसगुल्ला भी इन्हें दे दो, मैंने कह तो दिया, लेकिन कहते ही मुझे जरा सा अफसोस भी हुआ। वह तुम्हारे साथ कभी डेटिंग नहीं करेगी, उल्टे तुम्हारा एक रसगुल्ला भी जाया हो जाएगा, मैंने खुद को कोसते हुए कहा। मैं तुम्हें एक रसगुल्ला दे रहा हूं, मेस वर्कर ने मेरी प्लेट में मिठाई परोसते हुए विजयी भाव से कहा। मैंने अपनी कटोरी उसकी ओर बढ़ा दी। उसने 2 रसगुल्ले लिए और कतार से बाहर चली गई। ओके बडी। प्रीटी गर्ल अपने रास्ते और बिना रसगुल्ले वाला लूजर अपने रास्ते। बैठने के लिए कोई कोना तलाश लो, मैंने खुद से कहा। वह मेरी ओर मुड़ी। उसने मुझे अपने साथ बैठने को तो नहीं कहा, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि यदि मैं उसके पास जाकर बैठ जाता हूं तो उसे कोई ऐतराज न होगा। उसने अपनी नन्ही सी अंगुली से एक टेबल की ओर इशारा किया और हम आमने सामने बैठ गए। पूरा मेस हमें घूर घूर कर देख रहा था। वे सोच रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जो वह मेरे साथ बैठी है। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, मैंने एक रसगुल्ले की कुर्बानी दी है। आई एम क्रिस, मैंने सांभर में चम्मच घुमाते हुए कहा। आई एम अनन्या। ओह कितना खराब है ना, सांभर चखने के बाद मेरे द्वारा मुंह बनाने पर उसने कहा। मैं हॉस्टल के खाने का आदी हूँ, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। मैंने इससे भी बदतर खाना खाया है, इससे भी बदतर की तो कल्पना करना भी मुश्किल है, उसने कहा। एक हरी मिर्च कुतरने के कारण मुझे खांसी आ गई। उसके पास पानी का जग रखा था,
उसने जग उठाया, आगे झुकी और मेरे गिलास में पानी उड़ेल दिया। मुझे लगा जैसे पूरे मेस ने आह भरी हो। हम दोनों सभी के लिए मैटनी शो बन चुके थे। उसने 4 कौर में दोनों रसगुल्ले खत्म कर दिए। मुझे अभी भूख लग रही थी। मैंने आज नाश्ता भी नहीं किया है। या तो बेस्वाद खाना खाओ या भूखे मरो। हॉस्टल लाइफ का मतलब ही यही है कि जो आसानी से मिल जाए वही सही। मैंने कहा, तुम कहीं बाहर जाना चाहते हो? मुझे पक्का यकीन है कि इस शहर में खूबसूरत रेस्टोरेंट्स होंगे। उसने कहा, अभी 1 घंटे बाद हमारी क्लास थी, लेकिन मिस बेस्ट गर्ल ने अपनी पेट पूजा के लिए ही सही पर मेरे सामने बाहर चलने का प्रस्ताव रखा था। और जैसा कि सभी जानते हैं, लड़कियों का दर्जा हमेशा पढ़ाई से ऊपर ही होता है। अब मुझे यह मत कहना कि तुम लेक्चर अटेंड करने के लिए बेचैन हुए जा रहे हो, उसने कहा और मुझे चुनौती देते हुए उठ खड़ी हुई। मैंने चम्मच में थोड़े से चावल लिए। उसने अपना पैर पटका। यह गंदी चीज छोड़ो। जब मैं आईआईएम में पॉपुलर वोट से बेस्ट गर्ल मानी गई मिस अनन्या स्वामीनाथन के साथ मेस से बाहर निकला, तब 400 आंखें हमारा पीछा कर रही थी। तुम्हें चिकन पसंद है? उसने मुझसे पूछा। मेनू उसकी नाक पर टिका हुआ था। हम टोपाज में आए थे, एक मामूली खाली खाली था लेकिन एयर कंडीशन्ड रेस्टोरेंट जो कैंपस से आधा किलोमीटर के फासले पर था। सभी मिड रेंज भारतीय रेस्टोरेंट की तरह यहाँ भी पुराने हिंदी गानों के बोरिंग इंस्ट्रूमेंटल वर्जन बज रहे थे और टेबल पर कतरे हुए मसालेदार प्याज सजे थे। मैंने तो सोचा कि अहमदाबाद वेजिटेरियन है। मैंने कहा, यार प्लीज, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी। वह वेटर की ओर मुड़ी और रुमाली रोटियों के साथ हाफ तंदूरी चिकन का ऑर्डर किया। क्या यहाँ बियर मिलेगी? उसने वेटर से पूछा। वेटर ने मानो दहशत में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। हम गुजरात में हैं, यहाँ शराब पर पाबंदी है। मैंने कहा, क्यों? गांधी जी का जन्म स्थान। मैंने कहा, लेकिन गांधी जी ने तो हमें आजादी दिलाई थी। उसने प्याज की कतरनों के साथ खेलते हुए कहा, अगर पाबंदी ही लगाई जानी है तो आजादी का क्या मतलब? मैंने कहा, पॉइंट तो है। अच्छा, आप रसम और सांभर की एक्सपर्ट हैं? क्या आप साउथ इंडियन हैं? तमिल, प्लीज बी प्रिसाइज। इन फेक तमिल ब्राह्मण जो कि तमिलों से बहुत अलग होते हैं, यह हमेशा याद रखना। वेटर ने खाना परोसा तो वह पीछे हट गई। उसने दांतों से चिकन की लेग को काटकर अलग कर दिया। और तमिल ब्राह्मण एग्जैक्टली कितने अलग होते हैं? वेल, सबसे पहली बात तो यह कि नो मीट एंड नो ड्रिंकिंग। उसने चिकन लेग से हवा में क्रॉस का निशान बनाते हुए कहा। बिल्कुल, मैंने कहा। वह भी हंस पड़ी। मैं यह नहीं कहा कि मैं एक प्रैक्टिसिंग तमिल ब्राह्मण हूं, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मेरा जन्म शुद्धतम और उच्चतम जाति समुदाय में हुआ है। और तुम कामनर? मैं पंजाबी हूं। हालांकि मैं कभी पंजाब में नहीं रहा, मेरी परवरिश दिल्ली में हुई और मुझे अपनी जाति के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन हम चिकन खाते हैं। खराब सांभर के लिए मेरी पाचन शक्ति तमिल ब्राह्मणों से बेहतर है। मैंने कहा, यू आर फनी। उसने मेरा हाथ थपथपाते हुए कहा। मुझे वह थपथपाहट अच्छी लगी। तो तुम हॉस्टल में कहाँ रहे थे? उसने कहा, प्लीज आईआईटी मत कहना। अभी तक तुमने ज़्यादा गलतियां नहीं की है। आईआईटी में क्या गलत है? कुछ नहीं। क्या तुम आईआईटी से हो? उसने एक घूंट पानी पीते हुए कहा, हाँ, आईआईटी दिल्ली से। कोई प्रॉब्लम? नहीं। वह मुस्कुरा दी। अभी तक तो नहीं। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा। उसकी श्रेष्ठता बोझ से अब मैं असहज महसूस करने लगा था। कुछ नहीं, उसने कहा। हम चुप रहे। क्या बात है? क्या किसी आईटीएंस ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है? वह हंस पड़ी। नहीं, हकीकत इससे उल्टी है। शायद मैंने ही कुछ आईटीएंस के दिल तोड़े हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। क्या आप मुझे इसका मतलब समझाएंगी? किसी से कहना मत, लेकिन मुझे यहाँ आए 1 हफ्ता ही हुआ है और मुझे 10 लड़के प्रपोज कर चुके हैं। वे सभी आईटीएंस थे, तो मेरा अनुमान सही था।
उस पर बहुत सारे लड़कों की नज़र थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि इन लड़कों में मेरे लोग शामिल न हों। किस बात का प्रपोजल? अरे वहीं बाहर घूमने जाना, दोस्ती करना वगैरह वगैरह। और हाँ, आईआईटी चेन्नई के एक लड़के ने तो शादी का प्रपोजल ही रख दिया। वाकई? हाँ, उसने कहा कि यह हफ्ता उसके लिए बहुत खास रहा है। उसने आईआईएम ज्वाइन किया और अब उसे उसकी लाइफ पार्टनर भी मिल गई। मैंने अपना सिर पीट लिया। मेरे अपने यार दोस्त ऐसा नहीं कर सकते, चाहे किसी भी तरह के हालात क्यों ना हो। अब तुम समझे कि मुझे तुम्हारे आईटीएन होने के लेकर इतनी फिक्र क्यों हो रही थी। उसने एक चिकन ब्रेस्ट उठाते हुए कहा। ओह, तो यह नेचुरल रिएक्शन है। यदि मैं आईआईटी से हूं तो मैं तुम्हें 10 मिनट के भीतर प्रपोज कर ही दूंगा। मैंने यह तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा यही मतलब था। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ यही उम्मीद की थी। लेट मी गेस, अमीर माता पिता की इकलौती संतान? गलत, गलत। मेरा एक छोटा भाई है और मेरे पापा चेन्नई में बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं। सॉरी, तुमने मेरे बारे में क्या उम्मीद की थी? कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा अटेंशन हैंडल नहीं कर पाती। महज 2 दिन की पॉपुलैरिटी के बाद उन्हें लगता है कि कॉलेज के हर लड़के को उनके सामने अपना सिर झुकाना चाहिए। यह सच नहीं है। क्या मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं आई? उसने बड़े करीने से चिकन की हड्डियां दूसरी प्लेट में रख दी। ओह, यह तो बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसे कामनर के साथ घूमने आना। बिल कितना हुआ? मैं अपना हिस्सा चुकाकर चला जाता हूँ। मैं खड़ा हो गया। है, उसने कहा। व्हाट? आई एम सॉरी, प्लीज बैठ जाओ। वैसे भी बातचीत में मेरी अब दिलचस्पी नहीं रह गई थी। यदि एक खूबसूरत लड़की से ज्यादा आकर्षण और कुछ नहीं हो सकता, तो एक नकचढ़ी लड़की से ज्यादा बुरा भी कुछ नहीं हो सकता। मैं बैठ गया और अगले 10 मिनट तक खाने और उस नीरस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पर ध्यान केंद्रित करता रहा। मैं उस ब्राह्मण लड़की को नजरअंदाज कर रहा था जिसने मेरे कॉलेज मेट्स को एक आम श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। क्या अब सब ठीक है? उसने हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरे साथ क्यों आई? अपने स्कोर को 11 तक पहुंचाने के लिए? तुम वाकई जानना चाहते हो? हाँ, मुझे यहाँ कुछ दोस्तों की ज़रूरत है। तो मुझे एक सेफ जोन लड़के की तरह लगे, एक ऐसे लड़के की तरह जो किसी लड़की के साथ केवल दोस्ती तक सीमित रह सकता है। आई एम राइट? बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा, आखिर कोई लड़का किसी लड़की के साथ दोस्ती तक सीमित क्यों रहना चाहेगा? यह तो किसी चॉकलेट केक के पास रहकर उसे न खाने जैसा होगा, या यह तो किसी रेसिंग कार में बैठकर उसे ड्राइव न करने जैसा होगा। ऐसा तो केवल भोदू ही करते होंगे। आई एम नॉट श्योर, मैंने कहा। तुम हैंडल कर सकते हो। मैंने तुम्हें प्रपोजल्स के बारे में बताया क्योंकि तुम देख सकते हो कि वे कितने स्टूपिड हैं। वे स्टूपिड नहीं हैं, वे आईटीएंस हैं। बात केवल इतनी है कि वे अभी तक यह नहीं जानते कि लड़कियों से कैसे बातें की जाती है। मैंने कहा, जो भी हो, लेकिन तुम्हें पता है लड़कियों से कैसे बातें की जाती हैं, और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूंगी। जस्ट फ्रेंड्स, ओके? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अनमने ढंग से उससे हाथ मिलाया। लेट्स शेयर। दोनों 60-60 देते हैं। बिल आने पर उसने कहा, ठीक है, जस्ट फ्रेंड्स, शेयर बिल्स। मैं उसके साथ केवल दोस्ती तक सीमित नहीं रहना चाहता था, लेकिन मैं 11वां शहीद भी नहीं होना चाहता था। मैंने अपना हिस्सा चुकाया और कैंपस लौट आया। मुझे अपनी जस्ट फ्रेंड से जल्द ही फिर मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास, जिसे लिखा है चेतन भगत ने, के प्रथम भाग का वाचन मेरे अर्थात ना स्वरांजलि के स्वर में। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं ना स्वरांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास टू स्टेट्स, जिसे लिखा है चेतन भगत सिंह ने, मेरे अर्थात ना स्वरांजलि के स्वर में। तो आइए सुनते हैं इसकी दूसरी कड़ी। यू ओके? मैंने अपनी जस्ट फ्रेंड के पास जाते हुए कहा। वह अपनी सीट पर बैठी थी और उसकी आंखों से फिर आंसू फूट पड़े थे। आखिरी लेक्चर खत्म हो चुका था और क्लासरूम खाली था।
पिछले हफ्ते के लंच के बाद से मेरी अनन्या से ज़्यादा बात नहीं हुई थी। खूबसूरत लड़कियां तभी अच्छे से पेश आती हैं जब आप उन्हें नज़रअंदाज करें। यकीनन उन्हें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें आपके बारे में कुछ पता ही न चलेगा। लेकिन आज मुझे उससे बात करनी पड़ी। वह क्लास में रोई थी। हमारे क्लासरूम ऑडिटोरियम की तरह सेमी सर्कुलर कतार वाले थे, लिहाजा हर कोई हर किसी को देख सकता था। स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेटिकल क्रम में बैठते थे। चूंकि अनन्या का नाम ए से शुरू होता था, लिहाजा इस अक्षर से शुरू होने वाले हर अभागे स्टूडेंट की तरह उसे भी पहली पंक्ति में बैठना पड़ता था। वह अंकुर और आदित्य के बीच में बैठी थी। दोनों आईटीएंस थे और उसे प्रपोज कर चुके थे। बिना यह सोचे कि किसी लड़की के द्वारा रिजेक्ट किए जाने पर और फिर साल भर उसी के पास बैठने पर कैसी शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं तीसरी पंक्ति में बैठा था। मेरे एक तरफ थी कन्याश्री, जो किसी मेहनती कोर्ट ट्रांसक्रिप्टर की तरह नोट्स लेती थी, और मेरे दूसरी तरफ 5 मोहित थे जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे। लेकिन न तो अंकुर, न आदित्य और न कन्याश्री और न ही 5 मोहितों का ध्यान अनन्या के आंसुओं पर गया था। केवल मैंने देखा कि उसने एक पीले दुपट्टे से अपनी आंख की कोर पोंछी है। दुपट्टे में छोर पर छोटी छोटी घंटियां बंधी थी और जब भी वह हिलती घंटियां खनकने लगती थीं। पिछले हफ्ते मैंने अनन्या से अपने संपर्क को हर सुबह महज एक सरसरे अभिवादन और दिन खत्म होने पर एक बेपरवाह वेब तक ही सीमित रखा था। क्लासेस के दौरान हमें टीचर की बातों को ध्यान से सुनना पड़ता था, क्योंकि हमें क्लास पार्टिसिपेशन और एकाध इंटेलिजेंट टिप्पणी करने के भी मार्क्स मिलते थे। अधिकांश आईटीएंस कभी कुछ नहीं कहते थे, जबकि गैर साइंस पृष्ठभूमि के स्टूडेंट सरपट बोलते थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास के 23वें मिनट में प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पर एल के आकार का यूटिलिटी कर्व बनाया। वे 10 सेकंड तक अपने कर्व को निहारते रहे और फिर स्टूडेंट्स की तरफ मुड़े। यहाँ इकोनॉमिक्स के कितने ग्रेजुएट्स हैं? IIMA में 2 दशक से पढ़ा रहे वरिष्ठ प्रोफेसर चटर्जी ने पूछा। सेक्शन 1 के 70 स्टूडेंट्स में से 15 ने हाथ खड़े कर दिए। इनमें अनन्या भी थी। चटर्जी अनन्या से मुखातिब हुए। आप इस कर्व को पहचानती हैं मिस स्वामीनाथन? उन्होंने उसकी नेम प्लेट पर नाम पढ़ते हुए पूछा। द बेसिक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, अनन्या ने कहा। तो मिस स्वामीनाथन, आप इस कर्व को गणितीय रूप में कैसे प्रस्तुत करेंगी? अनन्या खड़ी हो गई। उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। शेष 14 इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स ने अपने हाथ नीचे कर लिए। एस मिस स्वामीनाथन, चटर्जी ने कहा। अनन्या ने अपने दुपट्टे की घंटियों को मुट्ठी में भींच लिया ताकि वे न खनखनाएं। सर, यह कर्व गुड्स के अलग अलग बंडल्स को दिखाता है जिनके प्रति ग्राहक उदासीन है। यानी कर्व के हर पॉइंट्स पर ग्राहक के पास एक बंडल के स्थान पर दूसरे को चुनने का समान अवसर है। लेकिन यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल यह है कि इसका गणितीय फार्मूला क्या है? मुझे नहीं पता सर। वैसे भी यह एक केवल कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन क्या आपको वह पता है? नहीं, लेकिन मैं वास्तविक जीवन की एक भी ऐसी स्थिति के बारे में कल्पना नहीं कर सकती जहां इस तरह का गणितीय फार्मूला कारगर साबित होगा, अनन्या ने कहा। प्रोफेसर ने उसकी बात को काटने के लिए अपना हाथ उठाया। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। पूरी क्लास नोटिस करे, देश में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की यह हालत है। टॉप ग्रेजुएट्स को बेसिक्स भी नहीं पता है और फिर भी यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्यों है। प्रोफेसर ने अपनी बात खत्म करने के बाद टेबल पर चाक गिरा दिया। उन्होंने उस समस्या का समाधान खोज निकाला था जिसके सामने देश के नीति निर्माता दशकों से लाचार थे। अनन्या स्वामीनाथन देश के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार थी।
अनन्या ने शर्म से सिर झुका लिया। कुछ आईटीएंस के चेहरे खिल उठे। आईआईटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इलेक्टिव कोर्स था और जिन स्टूडेंट्स ने इसकी पढ़ाई की थी उन्हें फार्मूला पता था। वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए बेकरार हो रहे थे। किसी और को यह फार्मूला पता है? प्रोफेसर ने पूछा तो अंकुर ने हाथ उठा दिया। एस बताओ। मिस स्वामीनाथन, आपको अपने पड़ोसियों के साथ थोड़ी और बोलचाल बढ़ानी चाहिए और अगली बार जब मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स के बारे में पूछूं तो अपना हाथ मत उठाइएगा, प्रोफेसर ने कहा। वे बोर्ड की तरफ बढ़े और उस पर बहुत सारे ग्रीक सिंबल्स और कैलकुलस इक्वेशंस लिख डाले। कोर्स की शुरुआत छोटी छोटी क्विट चीज़ों से हुई थी, जैसे लोग चाय और बिस्किट में किसी एक का चयन करते हो। लेकिन इसके बाद डरावने समीकरण सामने आने लगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी थे। क्लास पागलों की तरह नोट्स लेती रही। कन्याश्री तो इतने सख्त हाथों से लिखती थी कि मुझे उसके पेन की नन्ही सी नीब से भूकंप के झटकों का एहसास होता था। मैंने नज़र चुराकर अनन्या की ओर देखा। अंकुर किसी आत्मसंतुष्ट व्यक्ति की तरह बोर्ड पर अपने शब्दों को उतरते हुए देख रहा था। अनन्या के बाएं हाथ की अंगुलियां उसके पीले दुपट्टे को मसल रही थी। फिर उसने वह हाथ अपने चेहरे की ओर बढ़ाया और हौले से अपने आंसुओं को पोंछ लिया। ओहो, तो मिस बेस्ट गर्ल के कलेजे में एक दिल भी है, मैंने सोचा, और शायद अब मुझे अपनी रणनीति बदलकर क्लास के बाद उससे बात कर ही लेनी चाहिए। यू ओके? मैंने फिर पूछा। उसने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखें नीचे की ओर ताक रही थी। मैं टोपाज को मिस करता हूँ, मैंने विषय बदलने के लिए कहा। मैंने अपने जीवन में कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया, उसने कहा। कोई परवाह नहीं करता, सभी प्रोफेसर उल्लू के पट्टे हैं, यही शाश्वत सत्य है, मैंने कहा। कम से कम जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो यही शाश्वत सत्य था। तो मेरी इकोनॉमिक्स की डिग्री देखना चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी ग्रेड्स दिखाऊंगी। नहीं, मैंने कहा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तीसरे नंबर पर आई थी। इंजीनियर बनने की कोशिश करने वाले इन प्रोफेसर्स ने इकोनॉमिक्स को एक बेहतरीन लिबरल आर्ट विषय से बदलकर ग्रीक सिंबल्स की कूड़ेगाह बना डाला है। उसने बोर्ड पर लिखे फार्मूलों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं चुप रहा। तुम आईआईटी से हो, शायद तुम्हें इन इक्वेशन से प्यार हो, उसने कहा और फिर मेरी ओर देखा। वह आंसुओं के बावजूद खूबसूरत लग रही थी। मैंने ब्लैक बोर्ड की ओर देखा। हाँ, मुझे बीजगणित पसंद है, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं, लेकिन यह बात कहने के लिए यह सही वक्त नहीं था। नहीं, मैं बीजगणित का कोई खास प्रशंसक नहीं हूँ। ग्रीक सिंबल्स हर विषय का मजा खराब कर देते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ये प्रोफेसर्स ऐसा नहीं सोचते। अगले हफ्ते होने वाले टेस्ट में यही इक्वेशंस होंगे। मैं फेल हो जाऊंगी और वे मुझे शिक्षित लेकिन अज्ञानी भारतीय विद्यार्थियों का एक नमूना बनाकर खड़ा कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अभी स्टाफ रूम डिस्कशन का विषय बनूंगी। ये सभी प्रोफेसर्स फ्रस्ट्रेटेड हैं, मैंने कहा। हम उम्र में उनसे आधे हैं, लेकिन 2 साल बाद हम उनसे दोगुना कमा रहे होंगे। यदि कोई 11 साल का बच्चा तुमसे दुगनी कमाई कर रहा हो तो क्या तुम भी उससे नफरत नहीं करती? वह मुस्कुरा दी। तुम्हें यह दुपट्टा सुखाने के लिए धूप में टांग देनी चाहिए, मैंने कहा। वह थोड़ा और मुस्कुराई। हम क्लास के बाहर चले आए। हमने तय किया कि आज कैंपस में लंच नहीं लेंगे और बाहर सड़क के किनारे राम भाई के यहाँ चाय पियेंगे और आमलेट खाएंगे। वे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेरी बैंड बजा देंगे। शायद उन्होंने पहले ही मेरे नाम के आगे गोला लगाकर उसके आगे डी लिख दिया है, उसने कहा। उसने गर्म चाय के गिलास से अपनी अंगुलियों को बचाने के लिए उसे दुपट्टे में लपेट रखा था। चिंता मत करो, देखो तुम मेरे साथ पढ़ाई कर सकती हो। मुझे भी इक्वेशंस खास पसंद नहीं है, लेकिन मैं इन्हें अच्छे से कर सकता हूँ। हम आईआईटी में 4 साल तक यही करते थे। वह कुछ पल तक मेरी ओर देखती रही। अरे, मेरी नंबर 11 बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं केवल पढ़ाई के लिए ऐसा कह रहा हूँ। वह हंस पड़ी।
एक्चुअली अब स्कोर 13 हो गया है। ITS नहीं, इस बार NIT वाले, अब वे भी आ गए हैं मैदान में। हाँ मुझे पता है, हम ITS हर मामले में पिछड़ रहे हैं। खैर, मैं नंबर 14 भी नहीं होना चाहता। मुझे लगा शायद मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। उसने मुझे रोक दिया। मैं तुमसे इकोनॉमिक्स नहीं सीख सकती। मैं इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, तुम इंजीनियर हो, तो फिर गुड लक, मैंने कहा और पे करने के लिए खड़ा हो गया। तुम समझे नहीं। मैंने कहा कि तुम पढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम साथ साथ जरूर पढ़ सकते हैं। मैंने उसकी ओर देखा, वो अच्छी लग रही थी। मैं अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करने वाले उन 13 लड़कों को कसूरवार नहीं ठहरा सकता था। 8 बजे मेरे रूम पर। कभी गर्ल्स डोर्म में आए हो? मैं यहाँ हर चीज़ पहली बार कर रहा हूँ, मैंने कहा। कूल, अपने साथ खूब सारी किताबें लाना ताकि यह क्लियर हो जाए कि तुम वहाँ क्या करने आए हो, अनन्या ने क्लियर देते हुए कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे 2 स्टेट्स उपन्यास, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। इस उपन्यास के अगले भाग का वाचन आप अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।